गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीतू सिंह दीदी। आज हम चैप्टर 1.2 करेंगे, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पूरी हमको थ्योरी पढ़ना है। लेखांकन के सिद्धांत हैं क्या? तो पहला है लेखांकन की आधारभूत पूर्ण धारणाएं। चालू व्यवसाय की मान्यता। पहली मान्यता क्या है? चालू व्यवसाय की मान्यता। लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा इस आधार पर किया जाता है कि व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा और बंद नहीं होगा। इसी कारण से व्यवसाय में स्थायी संपत्ति को लंबे समय के लिए क्रय किया जाता है ताकि उसे शीघ्र बेचा ना जाए, बल्कि लंबे समय तक उसका प्रयोग व्यवसाय में किया जाए। दीर्घकालीन व्यापार अल्पकालीन व्यापार अस्थायी व्यापार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। इसके कारण यानी चालू व्यवसाय की मान्यता यानी व्यवसाय निरंतर चलता रहे। दीर्घकालीन व्यापार में विनियोजक धन लगाने के लिए आतुर होता है, यानी जो दीर्घकालीन यानी लंबे समय का व्यापार, उसमें क्या करते हैं? विनियोजक धन लगाने के लिए आतुर रहते हैं। व्यापार के माल और संपत्ति तथा हिसाब किताब के मूल्यों के बारे में अनुमान नहीं लगाया लगता। संपत्ति पर घिसावट उसके संभावित जीवन काल के आधार पर लगाई जाती है, न कि बाजार मूल्य पर। मतलब जो घिसावट, यदि अपन स्थायी फिक्स एसेट्स यदि उसको हम करें, मतलब कंटिन्यू अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें घिसावट आती है, यानी उसमें कमी आती है ना। अगला है निरंतरता की मान्यता। व्यापार या व्यवसाय के मालिकों को अपने व्यापार के निष्कर्ष या परिणाम निकालते समय यह ज़रूरी है कि लेखांकन के विभिन्न नियमों का समान रूप से निरंतर प्रयोग किया जाए। जिस पद्धति या विधि का एक बार चुनाव कर लिया जाता है व्यवसायी, उसमें अधिक बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इससे व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दो अवधियों के मध्य परिणामों की तुलना करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे दो अवधि चाहिए, दो समय चाहिए, जिसमें हम क्या करें, उनमें कंपेयर कर सके, उनको तुलना कर सके। जैसे 2 सत्र ले लिया, 2 सेशन ले लिया हमने, तो उनके बीच में कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, तभी हमको इसके लिए ये निरंतरता की आवश्यकता है। निरंतरता की मान्यता जो है उसकी आवश्यकता है। सभी वित्तीय विवरण एक ही रीति से बनाए जाएं की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक है, और सभी वित्तीय विवरण एक ही रीति से बनाए जाएं, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना। परंपरा को एक रूपता की परंपरा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाने के लिए यदि स्थायी ह्रास विधि का पालन किया जा रहा है तो इस विधि का प्रयोग आगे भी किया जाना चाहिए। ये निरंतरता की मान्यता है। अगला है उपार्जन की मान्यता। उपार्जन यानी इस मान्यता के आधार पर कोई भी व्यावसायिक व्यवहार का लेखा पुस्तकों में उसी समय किया जाएगा जिस समय उस व्यवहार को किया जा रहा है, न कि तब जब उस व्यवहार का अंतिम निष्पादन हो। इसी कारण व्यवसाय में आगम की पहचान उसी वक्त कर ली जाती है जब कोई वस्तु सेवा का विक्रय किया जा गया है। यानी जब हमने वस्तु बेची और उसके बदले में हमको नगद व्यवहार हुआ, तभी इसका लेखा उपार्जन, यानी पहले से इसकी राशि प्राप्त हो जाना। व्यवहार के उदय होते ही उसका लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थी ये लेखांकन की मान्यता। अब है लेखांकन के सिद्धांत, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांत वे सामान्य नियम या अभ्यास हैं, यानी रूल्स एंड प्रैक्टिस हैं, जो व्यवहारों के लिखने व वित्तीय विवरणों के बनाने के समय पालन किए जाते हैं। सिद्धांत सामान्य नियम है जो किसी क्रिया के करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। अब इसके प्रकार क्या हैं? लेखांकन के सिद्धांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। लेखांकन सिद्धांत के प्रकार। तो लेखांकन सिद्धांत के प्रकार हैं, पहला है व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत।
लेखांकन की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अवधारणा है कि व्यापार या व्यवसाय उसके स्वामी से पूर्ण रूप से पृथक होता है। व्यापार का स्वामी जिस व्यापार का पर नियंत्रण करता है उस व्यापार से अलग माना जाता है। व्यापार संबंधी व्यवहारों का हिसाब किताब अलग रहता है। व्यापार के स्वामी के निजी लेन देन का हिसाब किताब अलग रखा जाता है। जैसे कोई व्यापारी है और उसका व्यापार से संबंधित अगर कोई हिसाब किताब है तो वो अलग होगा, और यदि उसका कोई पर्सनल हिसाब किताब है तो वो अलग होगा। इसलिए व्यापार का स्वामी व्यापार से क्या होता है, अलग होता है। व्यापार का स्वामी यानी जो व्यापार का संचालन कर रहा है वो व्यापार का स्वामी कहलाता है। अगर यह अवधारणा न की जाती तो फर्म का कामकाज स्वामी के निजी कामकाज के साथ क्या हो जाता, मिश्रित हो जाता यानी मिक्स हो जाता। अगर हम अलग अलग नहीं करते तो जो उनके व्यवसाय का कार्य का कामकाज है और जो उनका पर्सनल कामकाज है दोनों क्या हो जाते, मिक्स हो जाते, और हम व्यवसाय की सही स्थिति का ज्ञान नहीं लगा पाते। इसलिए क्या किया गया, दोनों को अलग अलग रखा गया। इसी दशा में फर्म का सही एवं शुद्ध परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाता। यद्यपि स्वामी में पूंजी लगाता है पर व्यवसाय के लिए यह दायित्व है, कारण पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए दायित्व है। जो आहरण स्वामी द्वारा किए जाते हैं वे व्यवसाय के लिए संपत्ति है और जो स्वयं के लिए किए जाते हैं वो दायित्व। यदि पूंजी के लिए जो आहरण है, व्यवसाय के लिए जो आहरण किए जाते हैं वो संपत्ति बन जाती है। आहरण यानी ड्राइंग्स यानी व्यापार का स्वामी। अब आपने अभी तक ड्राइंग्स यानी समझा होगा पेंटिंग, है ना, लेकिन यहाँ पर कॉमर्स में ड्राइंग्स यानी होता है व्यापार का स्वामी जो अपना व्यापार चला रहा है। यदि वो व्यापार से कुछ माल निकालता है या कैश निकालता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी ड्राइंग्स कहलाती है। तो ड्राइंग्स कहलाती है। तो वो ड्राइंग्स क्या होती है, यदि वो व्यापार के लिए निकाल रहा है तो वो संपत्ति हो जाती है, एसेट्स हो जाती है, क्योंकि वो व्यापार के लिए है। और यदि वो पर्सनल निकालता है तो क्या हो जाती है, वो लाइबिलिटीज़ में बदल जाती है। अगला है मौद्रिक मापन का सिद्धांत। साधारणतः लेखा पुस्तकों में उन व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं और मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दो अवधियों के मध्य हुए परिवर्तन को सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब मुद्रा के रूप में, मुद्रा यानी ऐसे व्यवहारों का लेखा इसमें किया जाता है जिनको पैसों में, मुद्रा में मापा जा सकता है। जैसे आपने किसी की मदद की किसी रूप में तो इसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते और इसका कोई भी लेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी व्यवहार यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय यदि हम कर रहे हैं तो उसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। मुद्रा के रूप में व्यवहारों को लिखने से सूचनाएं अधिक महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण हो जाती हैं। लेखांकन के इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया जाता कि उत्पादन या विक्रय की नीतियां क्या हैं, कौन नया प्रतियोगी आया, किसने अच्छा माल बनाया, क्या श्रमिक हड़ताल पर गए, मैनेजर का स्वास्थ्य कैसा है, ये सब हम मुद्रा में नहीं माप सकते। केवल उन व्यवहारों को हम मुद्रा में माप सकते हैं जो हम मुद्रा में लेन देन करते हैं, जिनका हम अंकित मूल्य करते हैं। अगला है लेखांकन अवधि का सिद्धांत। व्यवसाय के कार्यकलापों का सही परिणाम यानी क्या होता है, लाभ या हानि। व्यापार प्रारंभ करते समय लगाई गई पूंजी एवं व्यवसाय समाप्त होने के समय की पूंजी की तुलना करके व्यापार का लाभ ज्ञात किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमने 2 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन एंड में भी हमको 2 ही लाख रुपए हुआ, तो हमको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि उतना तो हमने शुरू में लगाया ही था। हमें क्या करना है, उससे यदि जितना मान लो हमको 2.5 लाख हो रहा, 3 लाख हो रहा, बच रहा, तो 2 लाख को हम साइड करके जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है वो हमारे प्रॉफिट की तरह जाएगा। इसके लिए हमको 2 अवधि की भी आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक परिणामों को जानने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एक निश्चित अवधि बाद व्यापार के स्वामी व ऋणदाता यह जानना चाहेंगे कि व्यापार में उनके धन का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स जो रूल्स होते हैं, कंपनी अधिनियम तथा अन्य अधिनियम का पालन करते हुए लेखांकन अवधि की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है ना। 1956 के अनुसार वित्तीय वर्ष 12 माह की अवधि का होता है। 12 माह की अवधि का यानी कम से कम वर्ष जो कितने का होता है, 1 वर्ष का होता है। 12 माह ये भी सही है और 1 वर्ष भी सही है।
वर्तमान में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को खत्म होगा। यानी अगर 2020 में यदि आपको 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर जाके 2021 में वो 31 मार्च को जाकर ख़त्म होगा। यानी अप्रैल से 31 मार्च की काउंटिंग करें तो 12 माह हो जाता है। ये पूरे वर्ष भर सत्र चलता है इसका। अगला है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत से आशय है कि वित्तीय विवरणों में सभी सूचनाएं सच्चाई एवं वास्तविकता के साथ शामिल की जाएं। वित्तीय विवरणों में व्यावसायिक कार्यकलापों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि वे संस्था के व्यवहारों की उसकी स्थिति तथा स्थिति में हुए परिवर्तन का सच्चा उचित चित्र देख सकें, है ना। फिर है भौतिक तत्व का सिद्धांत। इस परंपरा से यह आशय कि लेखापालक उन्हीं व्यवहारों तथ्यों का लेखा करना आवश्यक मानते हैं जिसके परिणामों की उपयोगिता है, अथवा भौतिक तत्व से आशय उन सूचनाओं से है जो व्यवसाय के परिणामों में परिवर्तन कर देते हैं। यदि वे प्रकट कर दिए जाएं तो लेखापाल को ऐसी घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं करना चाहिए जो संबंधित पक्षकारों को निर्णय को प्रभावित नहीं करती। ऐसी कोई घटना निर्णय को प्रभावित करती है या नहीं, ये सब किस पर निर्भर करती है? भौतिक तत्व पर निर्भर करती है। अगला है सतर्कता या दूरदर्शिता का सिद्धांत। लेखापाल यानी जो होते हैं लेखापाल यानी जो लेखांकन करते हैं, लेखापाल को खाते तैयार करते समय दूरदर्शिता का भी पालन करना चाहिए। लाभ हानि खाता चिट्ठा बनाने की स्वीकृति परंपरा यह है कि भविष्य में होने वाली संभावित हानि एवं व्यय के लिए तो प्रावधान करना ही चाहिए, परंतु भविष्य में होने वाले आय को भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। स्टॉक व विनियोग का लागू मूल्य बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस मूल्य पर मूल्यांकन करना चाहिए। यानी जो बाजार मूल्य हो और जो लागू मूल्य हो, तो इन दोनों में से जो मूल्य कम होता है उस पर ही क्या किया जाता है? स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। और इसी में फिर आगे हम देखेंगे कि उस मूल्य पर मूल्यांकन करना चाहिए। यह मूल्य निर्धारण इसी परंपरा के आधार पर किया जाता है। दूरदर्शिता का मतलब वर्तमान में तो हम सोच रहे हैं और भविष्य के बारे में भी सोचना। लागत अवधारणा यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा यह बताती है कि संपत्ति का लेखा उस मूल्य पर करना चाहिए जिस मूल्य पर लागत पर संपत्तियां खरीदी गई हैं, न कि उनके वर्तमान मूल्य पर, बाजार मूल्य पर। आने वाले वर्षों में लागत को ही आधार मानकर लेखे किए जाते हैं। लागत अवधारणा का यह कदापि मतलब नहीं होता कि संपत्तियां हमेशा ही लागत मूल्य पर दिखाई जानी चाहिए। प्रति वर्ष उसमें से ह्रास काटा जाता है। ह्रास यानी क्या होती है? यदि आप किसी संपत्ति का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी है, कोई मशीन है, कोई डेस्क है, बेंच है, कोई भी घर है हमारा, जैसे कोई बिल्डिंग है, तो मोटर कार है, यदि हम इसका निरंतर कोई मशीनी चीज़ है, यदि हम ऐसी संपत्ति जो फिक्स होती है, एक स्थान पर रहती है, तो हम यदि उसका निरंतर प्रयोग करते हैं, निरंतर प्रयोग से क्या होता है? उसमें कहीं ना कहीं टूट फूट आती है, कमी आती है, तो किसी न किसी कारणवश उसके मूल्य में भी कमी आती जाती है। तो ये क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है ना। तो इस प्रकार से हमने कुल 7 अवधारणा पढ़ी हैं। आपको कॉपी में कोई भी 5 अवधारणा ही लिखनी है, ठीक है।